जय हिंद दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में ब्लड के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने का कार्य किया, जो कि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होती है। आपको महत्वपूर्ण जानकारी में यह देना चाहता हूँ, थोड़ा सा समझिएगा, लॉजिक देखिएगा। एग्जामिनर आपसे किस प्रकार का क्वेश्चन करना चाहता है। वह ये सोचता है कि स्टूडेंट ने जो पढ़ा है उसको अंदर से कितना ज्ञान, यानी डीपली पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। आपको बता दें, वन लाइनर के पढ़ने से आजकल सिलेक्शन नहीं होता भैया जी। आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़नी होगी। आप समझिए, किसी चीज़ को थ्योरी के साथ पढ़ने में जो आनंद होता है, आपको हर चीज़ के बारे में जानकारी होती है कि ब्लड ग्रुप, अगर एंटीबॉडी ए होगी तो ब्लड ग्रुप ए होगा, एंटीबॉडी बी होगी तो ब्लड ग्रुप बी होगा, अगर एंटीबॉडी ए भी होगी तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा, अगर एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी तो ब्लड ग्रुप ओ होगा। इस प्रकार की जानकारी मैंने आपको कल देने का कार्य किया था। और जितने भी विद्यार्थी हमारे ऐसे हैं जिन्होंने इस जानकारी को नहीं लिया है, वो जाएंगे बेहतरीन तरीके से और प्ले लिस्ट में चले जाएंगे, राम सेतु बैच वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। उसको देखिएगा जरूर और बताइएगा किस प्रकार की वीडियो लगी, और बेहतरीन सा कमेंट कर दीजिएगा, जिससे हमें पता रहता है कि नहीं, सच में वीडियो और कंटेंट बेहतरीन तरीके से चल रहा है और आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। अपना आज एक न्यू चैप्टर है। देखो भैया जी, मैं छुड़वा कुछ भी नहीं रहा हूँ। जितना चैप्टर जहाँ तक है मैं पूरा आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे कि आपके जीवन में कष्ट उत्पन्न ना हो। अपना जो चैप्टर है वो उत्सर्जन तंत्र है। उत्सर्जन तंत्र आखिर क्या होता है, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। उत्सर्जन तंत्र किस प्रकार कार्य करता है, क्या होता है उत्सर्जन तंत्र, इसके बारे में जानते हैं, आप थोड़ा समझिएगा। अगर हम उत्सर्जन की बात करें पहले पॉइंट की, तो समझो यहाँ पर शरीर से अपशिष्ट पदार्थ यानी खराब पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। भैया जी एक बार और पढ़ेंगे, हम समझिएगा थोड़ा सा। शरीर से अपशिष्ट पदार्थ, कहना सर जी शरीर से अपशिष्ट पदार्थ चीजें समझ में नहीं है, आप एक बार और बताइएगा। तो समझिए यहाँ पर, शरीर से अपशिष्ट पदार्थ जो खाद्य पदार्थ होते हैं आपके, कैसे होते हैं, खराब पदार्थ होते हैं। कैसे पदार्थ, कहना सर जी खराब पदार्थ। कहना सर जी शरीर में खराब पदार्थ कहाँ से आ गए। देखो भैया जी, खराब पदार्थ में देखो हम तुम्हें बताएं, बहे खाने की चीज जिसमें से सारा विटामिन पौष्टिक सारी चीजें निकाल दी जाती हैं, और जो वेस्टेज मटेरियल बनता है उसी को हम खराब चीजें यानी खराब पदार्थ बोलने का कार्य करते हैं। यहाँ पर लिखा है शरीर से अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्सर्जन का मतलब ही होता है किसी चीज को निकालना, उसको क्या बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं। अगर हम यहाँ पर अगले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे लिखा अंगों के वैसा समूह जो कि खराब पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है, उसको उत्सर्जन कहते हैं। जैसे आपको बता दें, जैसे भोजन हो गया, भोजन को उत्सर्जन करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको निकालने का काम करता है वही भी। और जैसे कि आपका किडनी हो गई, जो कि क्या बोलते हैं, पानी को फिल्टर वगैरह करके, यानी है ना, टॉयलेट के रास्ते से निकालने की क्रिया को भी हम उत्सर्जन कह सकते हैं। यानी जो खराब पानी वेस्टेज मटेरियल रहता है उसको निकालने को भी हम उत्सर्जन कहने का कार्य कर रहे होते हैं। आप समझिए अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण तरीके से लिखा है मानव के प्रमुख उत्सर्जी अंग। मानव के प्रमुख उत्सर्जी अंग किस प्रकार के होंगे, यहाँ पर हम गौर डालने का कार्य करेंगे कि आखिर ये कहना क्या चाहता है और किस प्रकार की हमारे साथ वार्ता करने का कार्य कर रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है मानव के प्रमुख उत्सर्जी अंग। देखो भैया जी, मानव के प्रमुख अगर उत्सर्जी अंग के बारे में बात करें तो यहाँ पर चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। थोड़ा सा यहाँ पर समझिएगा। देखो भैया जी, पहला होगा फेफड़ा, दूसरा आंत, तीसरा यकृत, चौथा त्वचा और वृक्क। ये सारा जितने भी अंग यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, सारे उत्सर्जन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करते हैं। आप लोग समझिए, जैसे अगर हम फेफड़े की ही बात कर लें तो आखिर फेफड़ा किस प्रकार कार्य करता है, आप थोड़ा सा समझिएगा। देखो भैया जी, अगर हम फेफड़े की बात करूं तो यह है शुद्ध वायु को अंदर तथा अशुद्ध वायु को उत्सर्जित यानी बाहर निकालने का कार्य करता है। इसको क्या बोलते हैं, फेफड़ा। ठीक है, इस वक्त अगर हम पॉइंट नंबर 2 की ओर जाते हैं तो यहाँ पर आंत लिखा हुआ है। आंत क्या करता है, जो आपके अच्छे पदार्थ होते हैं उनको अवशोषित करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकालने का काम यानी उत्सर्जित करने का कार्य आंत भी करती है। अगर यकृत की बात कर लें तो यह पानी को फिल्टर करने का कार्य करती है। और आपको बता दें, पानी फिल्टर वगैरह निकल जाता है, जो अशुद्धि होती है वह टॉयलेट के माध्यम से, पेशाब के माध्यम से, मूत्राशय के माध्यम से निकाल दी जाती है। इसके बाद अगर हम पॉइंट नंबर चौथे की बात करें तो पॉइंट नंबर अगर हम चौथे की बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है त्वचा। कहना सर जी त्वचा किस प्रकार उत्सर्जन करता है,
तो मैं आपको बता दूं महत्वपूर्ण चीज़ें तो यहाँ पर हो जाती हैं। त्वचा किस प्रकार करता है उत्सर्जन। देखो भैया जी, आपने देखा होगा आपके शरीर पे पसीना आ जाता है तो वो भी उत्सर्जन है। पसीना आता किस लिए है आपको बता दें हम। भैया जी पसीना का मतलब होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे छोटे छोटे आपके पूरे त्वचा पर छोटे 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 छिद्र पाए जाते हैं जिसमें रोम वगैरह निकले होते हैं। तो उन्हीं से क्या होता है उत्सर्जन होता है। किसका, क्या होना कि ना पसीने का उत्सर्जन होता है। यह हमारी त्वचा को मुलायम तथा साफ रखने का कार्य करता है, इसी को हम त्वचा बोलते हैं। तो त्वचा भी हो गया कि उत्सर्जन करने का कार्य हो गया। जो गंदगी होगी है अपनी आपके शरीर से, यानी स्क्रीन पर जो है आपकी बॉडी की स्क्रीन है त्वचा पर जो गंदगी होती है उसको उत्सर्जित करने का कार्य पसीने के माध्यम से करती है त्वचा। इसके बाद बात करेंगे वक्र। भैया जी यहाँ पर यकृत है, यानी यहाँ पर सॉरी यहाँ पर गलती हो गया है, ध्यान रखिएगा। यकृत क्या करता है, रक्त को फिल्टर करने का कार्य करता है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर गलत बता दिया है, ध्यान नहीं रहा है मुझे, तो अब ध्यान रखिएगा। यकृत क्या करता है, ये क्या करता है क्या ना सर जी, रक्त को फिल्टर करने का कार्य करता है। ध्यान रखिएगा भैया जी, थोड़ा सा हम सोच रहे थे यहाँ पर लिखा और कुछ है और थोड़ा सा मैंने वक्र को सोच रहा था, तो समझिएगा यहाँ पर क्या है, यकृत क्या करता है, रक्त को फिल्टर करने का कार्य करता है। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, यकृत क्या करता है, रक्त को फिल्टर करने का कार्य करता है। ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी गलती मुझे देखने में हो गई है आप लोग, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अगर हम वक्र की बात करें तो यहाँ पर वक्र है, यहाँ पर यह करता है पानी को फिल्टर करने के, यानी मूत्र के माध्यम से, मूत्राशय के माध्यम से पानी की गंदगी को निकालने का काम कौन करता है, कहना सर जी क्या करता है, कहना सर जी यह क्या करता है, कहना यह पेशाब निकालने का काम करता है। ठीक है, क्लियर हो गई होगी चीज़। इसके बाद अगर हम बात करें इन सारी चीज़ों को अगर हम समझें हमारी बॉडी में किस प्रकार कार्य करती हैं तो हम समझेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। टेंशन मत लीजिए, सारी चीज़ें आपको एक एक करके बढ़िया तरीके से पढ़ाई जाएंगी। बशर्ते क्या है, आप लोग रेगुलर बने रहिए और नोट्सों को महत्वपूर्ण बनाते रहिए। देखिए आपको नोट्सों के मैं बहुत सारे बेनिफिट बता चुका हूँ जो कि अति महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर अपने जीवन में आप सफलता चाहते हैं, आप सोचते हैं कि नहीं सच में मैं अपने पिता की फिक्र को फक्र में बदल सकता हूँ, तो आप ध्यान रखिएगा ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ों को विशेष फोकस बनाया करिएगा। जीवन बहुत सुख रहेंगे आप लोग। पता अगर आप किसी जॉब पे लग जाते हैं, देखिए आप किसी को कुछ नहीं दे जाते हैं, बशर्ते माँ बाप को वह खुशी दे जाते हैं जो उनको जीवन भर में कहीं ना कहीं कभी नहीं मिली। अब बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होंगे जो अपने पिता के गले से आज तक नहीं लगे होंगे। जिस दिन नौकरी लगेगी उस दिन जीवन में जब सेटल हो जाएंगे तो जीवन में पहली बार बहुत सारे लोग अपने पिता के गले लगेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे विद्यार्थी। बात करेंगे फेफड़ा। फेफड़े की अगर हम बात करें तो फेफड़ा क्या करता है, CO2 क्या करता है, CO2 तथा वाष्पशील पदार्थों का उत्सर्जन करने का कार्य करता है, जो कि मैंने आपको पहले ही हेडिंग में बता दिया था कि किस प्रकार क्या कार्य करता है। यहाँ पर आप समझेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से कि भैया जी जो फेफड़ा होता है यह CO2 तथा वाष्पशील पदार्थों को उत्सर्जित करने का कार्य करता है। क्या करता है, वाष्पशील पदार्थों को उत्सर्जित करने का कार्य करता है। बड़ी अमोनिया, क्या लिखा है यहाँ पर, बड़ी अमोनिया। बड़ी अमोनिया क्या करती है यहाँ पर समझिए, जैसे कि खतरनाक पदार्थ, भैया यहाँ पर समझिएगा, खतरनाक पदार्थों को यूरिया जैसे कम खतरनाक पदार्थ में बदलने का कार्य करती है। अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य करती है। क्या करती है, अमोनिया को किसमें, कहना सर जी, अमोनिया को यह क्या करती है, कहना सर जी क्या करती है, अमोनिया जैसे कम खतरनाक, अमोनिया जैसे जो अधिक खतरनाक पदार्थ होते हैं ना उसको यूरिया जैसे कम खतरनाक पदार्थों में बदलने का कार्य करती है। यह उत्सर्जन कहलाती है। जैसे उसके उत्सर्जी में प्रमुख भूमिका निभानी होती है। त्वचा पसीने तथा सीबम का उत्सर्जन करती है, सीबम का उत्सर्जन करती है, अति महत्वपूर्ण हो जाती है चीजें। आप लोग समझिएगा यहाँ पर यूरिया एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है विद्यार्थियों, आप लोग ध्यान रखिएगा, फोकस करिएगा। आपने सुना होगा एक क्वेश्चन कि पेशाब में किस प्रकार की गंध आती है। भैया जी जब यूरिया हमारी बॉडी से जब निकलती है तो वह ऑक्सीजन से क्रिया करके अमोनिया, क्या अमोनिया जैसी गंध आने लगती है हमारी पेशाब में। कैसी, अमोनिया जैसी। जबकि यह हमारे पदार्थ जो हमारी बॉडी से निकला अमोनिया होता है उसको कम खतरनाक, यानी कम खतरनाक, जैसे
क्या बोलते हैं, समझ रहे हैं ना आप लोग, कम खतरनाक बनाकर यह यूरिया जैसे बदल देता है, यूरिया में बदलने का कार्य करता है, जो कि कम खतरनाक होता है और इसको प्रमुख उत्सर्जन तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भैया जी क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ पर बात करेंगे बकर की, बकर क्या कहता है समझिएगा। वक्र यह सबसे प्रमुख अंग होता है, यह क्या होता है, सबसे प्रमुख अंग होता है। इसकी जो संख्या होती है 2 होती है। इसका जो इसका आकार होता है वो सेम की बीज के समान होता है। क्या करता है, इसका जो आकार होता है वो क्या करता है, सेम की बीज के समान होता है। प्रत्येक वक्र का जो भार होता है कितना होता है, कहना सर जी प्रत्येक जो वक्र का भार होता है लगभग 140 ग्राम का होता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है भैया जी। आप लोग यहाँ पर एसएससी लिखने से वंचित मत रहिएगा। एसएससी और एमटीएस तो लिख ही लेंगे, क्योंकि अति महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, बहुत महत्वपूर्ण। प्रत्येक वक्र का भार लगभग 140 ग्राम होता है। प्रत्येक वक्र का भार भैया जी कितना होता है, लगभग 140 ग्राम होता है। इसके अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, वक्र पेरोटीनियम किसका, कहना सर जी पेरोटीनियम, पेरोटीनियम अति महत्वपूर्ण याद रखिएगा। पेरोटीनियम नामक झिल्ली में बंद होता है, पेरोटीनियम नामक झिल्ली में बंद रहता है। इसके बाद बात करेंगे दाहिना किडनी, क्या है, दाहिना किडनी यकृत के दबाव के कारण नीचे दब जाता है। यहाँ पर इस सारी चीज़ों पे मैंने अंडरलाइन कर लिया है, जिससे आपके दिमाग में कन्फ्यूजन ना आए, क्योंकि भैया जी यहाँ पर यह वाली जो लाइन है अति महत्वपूर्ण होने का कार्य कर रही है। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझिएगा, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है वक्र यानी जो आपका वक्र है ना, वक्र पेरो किस झिल्ली से, कहना सर जी पेरोटोनियम, पेरोटोनियम कौन सी झिल्ली से, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। इस प्रकार एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे करता है कि बताइए कि जो आपका वक्र होता है वह किस झिल्ली से बंद रहता है, कहना सर जी पेरोटीनियम जो झिल्ली होती है ना हमारा वक्र उसी में रहता है। और कहना सर जी इसके प्रमुख अंग 2 होते हैं, इसका आकार सेम के बीज के समान होता है, इसका जो भार होता है लगभग 140 ग्राम होता है। सारी चीज़ें आप पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे ना तो आपको दिमाग में कैच करेंगे, आपको पता होगा कि कौन सा सब्जेक्ट कौन सा पॉइंट कहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर रियलिटी में उठा रहा है। इस प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। दाहिना जो किडनी होती है यकृत में दबाव के कारण, दाहिनी जो किडनी होती है ना भैया जी, आपकी जो किडनी होती है ना, वक्र यानी किडनी, दोनों बात भैया जी एक ही है, आप लोग ध्यान रखिएगा। वक्र यानी किडनी, भैया जी आपकी जो किडनी है वो यकृत के दबाव के कारण, यकृत के दबाव के कारण नीचे क्या होती है, नीचे दब जाती है, ठीक है। अगर आगे पॉइंट में बात करें तो वक्र के बाहरी भाग को हम वक्र के बाहरी भाग को हम कॉर्टेक्स जबकि इसके आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं। अति महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। वो बोलता है बताइए, यानी जो किडनी है, किडनी की आंतरिक भाग को हम क्या कहते हैं, कहना सर जी किडनी के जो आंतरिक भाग हम क्या कहते हैं, कहना सर जी मेडुला कहते हैं। क्या कहते हैं भैया जी, मेडुला कहते हैं। वक्र क्या है, वक्र एक आंतरिक क्या है, वक्र के आंतरिक प्रवेश द्वारा क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। वक्र के प्रवेश द्वार को हम क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। वक्र के प्रवेश द्वार को हम हाइलम कहते हैं। वक्र के बाहरी को हम कॉर्टेज कहते हैं। वक्र के अंदर भाग को मेडुला कहते हैं। वक्र के क्या बोलते हैं आपको, वक्र के प्रवेश द्वार को क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। प्रत्येक वक्र में लगभग देखिए 1,30,000 नसें होती हैं। कितनी, 1,30,000 नसें होती हैं, जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया जी, नेफ्रॉन कहते हैं। आप समझिएगा, मैंने अभी आपको यकृत बताया, यकृत भैया जी आपको ब्लड फिल्टर करने का कार्य करता है। आप ये लोग याद रखिएगा एक चीज को, ये वृक्क एक ऐसा अंग है जहाँ पर कोशिका विभाजन अत्यधिक होता है। इस प्रकार क्वेश्चन आ जाता है, एग्जामिनर इस प्रकार भी क्वेश्चन कर लेता है कि बताइए कि अत्यधिक कोशिका को विभाजन किस में होता है। कहना सर जी जो अत्यधिक कोशिकाओं का विभाजन होता है ना वो यकृत में होने का कार्य करता है। इसके बाद बात करते हैं उत्सर्जन, एक बार रिवीजन कर लेते हैं जिससे कि आराम से चीज़ें आपको याद हो जाएं और दिक्कत का आपको सामना ना करना पड़े। देखिए भैया जी
क्या करते हैं? उत्सर्जन। शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को, खराब पदार्थ जैसे शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। अंगों के वैसे समूह जो खराब पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। मानव में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं? कि ना जो उत्सर्जी प्रमुख अंग है ना, उसमें पहला जो नंबर है वो फेफड़े का है, दूसरा आंत का है, तीसरा यकृत का है, चौथा त्वचा और पांचवा वृक्क होने का कार्य कर रहा है। फेफड़े की अगर हम बात करें तो फेफड़ा क्या करता है? फेफड़ा CO2 तथा वाष्पशील पदार्थों का उत्सर्जन करता है, जबकि बड़ी अमोनिया जैसी खतरनाक पदार्थों को यूरिया जैसे कम खतरनाक पदार्थों में बदलने का कार्य करता है। इसको ऊर्जा में प्रमुख भूमिका निभाती है। त्वचा पसीने तथा सीरम का उत्सर्जन कराती है। वक्र क्या होता है? वह सबसे प्रमुख अंग होता है। इसकी संख्या 2 होती है। इसका आकार सेन के बीच के समान होता है। प्रत्येक वक्र का जो भाग होता है लगभग 140 ग्राम का होता है। वक्र में पेरोटिनियम नामक झिल्ली में बंद रहता है, जबकि दाहिना जो वक्र होता है, आपको बता दें भैया जी, जो दाहिना आपकी किडनी यानी यकृत के दबाव के कारण थोड़ा सा नीचे दब जाता है। इसके अगले पॉइंट की बात करें तो वक्र के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स, जबकि आंतरिक भाग को मेडुला, जबकि द्वारे वाले भाग को यानी बाहर वाले भाग को यानी प्रवेश वाले भाग को इसको हम हाइलम बोलते हैं। प्रत्येक वक्र की लगभग 1,30,000 नसें पाई जाती हैं, इसको नेफ्रॉन कहते हैं। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो यहाँ से बन जाता है। एग्जामिनर आपसे कहता है कि बताइए क्या बोलते हैं, वक्र यानी किडनी की इकाई को क्या कहते हैं? कहना सर जी नेफ्रॉन कहते हैं। किडनी में क्या पाई जाती है? कहना सर जी किडनी में पाई जाने वाली नसों को क्या कहते हैं? कहना सर जी नेफ्रॉन कहते हैं। कहीं ना कहीं चीज़ें उस लेवल पर जा रही हैं जिस लेवल पर जाने के बाद सारी चीज़ें लगभग समाप्त होती है। बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे टीचर आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो कहेंगे सर जी भैया जी GK GS का कोई अंत नहीं है। भैया जब हम 80 से 70 आप बताओ 1% पढ़ोगे और पढ़ने के बाद कहोगे कि भैया जी हमने अंत नहीं है। भैया जी थोड़ा सा सिलेबस बड़ा है इस चीज़ का, GK GS का, लेकिन ऐसा नहीं है किसी चीज़ का अंत नहीं है। हर चीज़ का अंत है, जिसका प्रारंभ है उसका अंत भी निश्चित है। ये आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं। थोड़ा सा सिलेबस बड़ा है, आप लोग डिटेल के साथ नहीं पढ़ते हैं ना तो चीज़ें भूलने लगते हैं। आप डिटेल के साथ पढ़ेंगे, आपको पता होगा आपने अपने जीवन में कई किताबें ख़त्म करने का कार्य किया होगा, स्पीडी वगैरह है ना, बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो आपने अपने जीवन में ख़त्म करने का कार्य किया होगा। आप लोग बस इसी बात पर फोकस कीजिएगा कि चीज़ें महत्वपूर्ण है तो हैं कौन सी। देखिए भैया जी आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं यह दे देता हूँ। अपना डेली क्लास चल रही है, रूटीन। भैया जी जब तक आप अपने जीवन में रेगुलरिटी नहीं लाएंगे आपका कुछ नहीं हो सकता। मैं बार बार कहता हूँ, अगर नहीं लग रहा मन भैया जी छोड़ दो, पढ़ने में कुछ नहीं रखा। अगर आपका 1 भी % मन है ना तो आप कहीं ना कहीं एग्जाम को क्रॉस कर सकते हैं। आपके अंदर वो जज्बा है, आप उस एग्जाम की खोपड़ी में छेद करने का कार्य कर सकते हैं, बशर्ते आप थोड़ा सा रेगुलरिटी रखिए जिससे कि जीवन में कभी कष्ट उत्पन्न ना हो। देखो आपको मैं एक बात बहुत बढ़िया से किस्सा बताने का कार्य कर रहा हूँ जो मेरे सर ने मेरे साथ साझा किया था। मैं आपको बता रहा हूँ, एक व्यक्ति था, भाई यह सोचता था कि जीवन में क्या है यार, मतलब कुछ भी चला जा रहा है, चलते जा रहे हैं, लेकिन वह कहीं ना कहीं एक बड़े पद पर जाने का कार्य किया क्योंकि उसके अंदर उसके टीचर ने एक ऐसा ज्ञान का दीपक प्रज्वलित किया था। अच्छा उदाहरण के लिए आपको अंगुलीमाल एक डाकू होगा, बहुत सारे विद्यार्थियों ने उनको पढ़ा होगा, तो जब तक उसको राह दिखाने वाले एक सही व्यक्ति नहीं होगा तब तक वो सही राह पर नहीं चल सकता है। बहुत बढ़िया तरीके से ऐसी स्टोरियाँ आपने बहुत सारी देखी होंगी, मोटिवेशनल देखते रहते होंगे हमारे विद्यार्थी। संदीप माहेश्वरी तो बहुत सारे फैन भी होंगे उनके। तो ध्यान रखिएगा, आनंदित रहिएगा और ध्यान रखिएगा राम सेतु बैच की जो वीडियो है डेली 4 बजे ही आती हैं। आप लोग नोटिफाई में कर लीजिए जिससे नोटिफिकेशन पहले मिल जाए आपको। इसके अलावा आपको बता दें जो बाहुबली बैच है उसका 2 बजे वीडियो अपलोड होती है, उसको भी नोटिफिकेशन मी कर लीजिए जिससे सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आध घंटे पहले तथा जिस टाइम स्टार्ट होंगी उस टाइम भी आपको एक बार नोटिफिकेशन 2 बार नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, जो कि महत्वपूर्ण है। आप लोग ध्यान रखिएगा। एक बात विशेष सूचना यह है कि जितने भी नए विद्यार्थी हैं वह वीडियो को देख रहे हैं लेकिन लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, पेज सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि उसके पैसे नहीं लगते, आपको बता दें, ठीक है ना। लाल बाहर साइड में जाओगे ना, आप यहाँ पर इस साइड में जाओगे तो यहाँ पर लाल कलर का लिखा होगा सब्सक्राइब, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो
कंटेंट भी आपको बहुत बढ़िया मिल रहा है, आपको सब्सक्राइब करने पर कुछ ऐसा मिल रहा है कि सच में आपके एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होता है। ऐसा कंटेंट भैया जी आपको फ्री में यूट्यूब में कोई नहीं देगा, मैं बता रहा हूँ। बहुत बढ़िया कंटेंट आपको देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, आनंदित रहिएगा। और नए नए विद्यार्थी हैं तो ध्यान रखें कि वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करके आइए अपने यार दोस्तों चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन गजब और लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इस साथ वीडियो को समाप्त करने का कार्य करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। जय हिंद।